यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अब आज से शुरू होगी और बहुत अच्छे से साल भर चलने वाली है। मैं हूं चित्रांश दादिच, आप सभी का फ्रेंड एंड कंपेनियन, आप सभी का साथी, आप सभी का इंग्लिश बडी, इंग्लिश में आपका दोस्त बनने वाला हूं। और इंग्लिश से रिलेटेड सारा डिस्कशन आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो अभी अभी जो कविता मैंने पढ़ी वो है तराना ए हिंद का एक हिस्सा, जो कि किन्होंने लिखा है? मोहम्मद इकबाल साहिब ने लिखा है 1905 ईस्वी के अंदर। यानी 1905 में जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, उस समय में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन चल रहे थे, उस दौर में मोहम्मद इकबाल ने ये बात कही थी। और आज ये बात आप लोगों से मैं क्यों कर रहा हूं? तो हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ऐसा क्या कारण है? यहां पर बात कही गई कि कुछ बात है, कुछ तो ऐसी बात है हमें कि हमारी हस्ती नहीं मिट रही है। अगर हम देखें तो यूनान अपनी सभ्यता खो चुका, उसका सिविलाइजेशन खत्म हो चुका, उसका कल्चर खत्म हो चुका, मिस्र का हो चुका, रोम का हो चुका, ये सब लोग जहां से मिट चुके हैं। यानी कि अब इनका कल्चर या इनकी सिविलाइजेशन जो है अब हमारे सामने दिखाई नहीं देती। उसके बावजूद भी अब तक मकर है बाकी नामो निशा हमारा। भारत कल भी था, आज भी है और सदैव रहेगा। इसीलिए भारत के लिए क्या कहा जाता है? यह सनातन संस्कृति है। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर जो है वो हमेशा से था, है और आगे हमेशा रहने वाला है। यही इस तराने में कहा गया। और इसी के साथ हम आगाज करते हैं अपने पहले चैप्टर का, और चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। स्टोरी स्टाइल में करने वाले हैं। क्या इसमें हम सब कुछ देखने वाले हैं? आज हम लोग बस केवल इसके मोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं केवल उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपको होमवर्क देके जाऊंगा। इस साल से आप लोगों को होमवर्क डेली मिलेगा, जो कमेंट बॉक्स में आफ्टर क्लास होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी क्लास जो है वो दोनों तरफ से चले। भाई मैं भी थोड़ा कुछ आपके लिए करूं, आप भी थोड़ा कुछ मेरे लिए करें, जिससे हमें समझ में आए कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं भी देख पाऊं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, आपकी प्रगति कैसी है, लगातार आप चीजें बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे लेखक से। तो हमारे इस चैप्टर के लेखक जो हैं वो कौन है? वो है महात्मा गांधी जी। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और जिनका निधन जो है 30 जनवरी को हो गया था। और इनका जो पॉलिटिकल एरा था, यानी कि राजनीतिक जो इनका समय था, जब ये स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय तरह से, बहुत ही सक्रियता के साथ ये जुझारू तौर पे लगे हुए थे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, वो समय था 1915 से लेकर के 1948 तक का। और उसी समय में उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, हिंदी में कहते हैं उनकी आत्मकथा थी। इस आत्मकथा में उन्होंने जो उनकी किताब थी जिसका नाम था माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ, इस किताब में उन्होंने अपने जीवन की बहुत सारी सत्य और वास्तविक घटनाओं के बारे में उल्लेख किया था। अब उन्हीं उल्लेखों में कुछ उल्लेख जो है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उन पर क्या प्रभाव है, वो क्या समझते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, या उनके नजरिए में भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, इस बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो वो सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहते हैं, मुझे पश्चिमी सभ्यता से कोई द्वेष नहीं है, मुझे पश्चिमी सभ्यता से कोई अलगाव नहीं है, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। बात यह है कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो बहुत ही अच्छी सभ्यता है। मैं वहां पढ़ने गया हूं, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है, मैंने अपनी लाइफ में वहां से बहुत कुछ जाना है। लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो थोड़ी सी अलग है। और क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय सभ्यता क्या है, भारतीय संस्कृति कैसी है, ताकि हम लोग जबरदस्ती आंखों पर पट्टी बांध करके वेस्टर्न कल्चर की ओर आगे ना दौड़ें या वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना भागें। एक छोटी सी बात समझाओ भैया मुझे, कि अगर मैं बात करूं अमेरिका की, अगर मैं बात करूं कनाडा की, अगर बात करूं फ्रांस की, अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की, जहां पर साल में 10 महीने ठंड रहती है, अगर वहां का एक वकील साहब जो है
अगर वो 3 कोट पहन करके अगर अदालत में जा रहे हैं केस लड़ने के लिए तो अच्छा है ना, सही है ना भाई, मेरा ठंड से बचेगा। नहीं तो पता पड़े एक शर्ट और पैंट पहन के गया या आपके और हमारे कल्चर को फॉलो करने लग जाए, बोले मैं तो जा रहा भाई धोती कुर्ता पहन के, मस्त नीचे धोती लपेटी, धोती पहनी, गिटार लगा के, ऊपर डाला सिंगल कुर्ता कॉटन का, और चले भाई साहब चल रहे। कहाँ जा रहे हो? कोर्ट जा रहे हैं साहब, केस लड़ने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। वो आदमी कितने दिन जिएगा मेरे को बताओ? ऐसे वातावरण में, ऐसी ज्योग्राफी में, ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में वो आदमी कितने दिन तक जीवित रह सकता है? समझने वाली बात है। तो भाई उनकी सभ्यता और उनका जो कल्चर है वो उनकी ज्योग्राफी से प्रेरित है कि भाई जैसी उनकी वहां की भौगोलिक दशाएं हैं वैसे ही कैसे उनका जीवन आसान हो पाएगा, वो चीजें उन्होंने अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं में जोड़ लिया। ठीक है साहब। अब बात आती है भारतीय वकीलों की। अब यहां पर अब जो बेस्ट टाइम शुरू हुआ है इंडिया का, मस्त वाला टाइम शुरू हुआ है। कौन सा टाइम शुरू हुआ है? गर्मियों का टाइम शुरू हुआ है। ठीक है। अब 5, 7, 10 दिन के बाद, अभी वैसे भयंकर गर्मी पड़ रही है दिन में तो, लेकिन आप देखोगे कि 10-15 दिन निकलते निकलते सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे गर्मी लगेगी। अब आप सोचो कि भारतीय जो वकील है उसको कोर्ट में जाना है केस लड़ने के लिए जून के महीने में, टाइम उसका दे रखा है 12:30 बजे का। अब वो 12:30 बजे बेचारा वहां जा रहा है, उसने एक शर्ट पहन रखी है, ऊपर से उसने एक कोट पहन रखा है, ऊपर से उसने एक एप्रन पहन रखा है, 3 लेयर उसने पहन रखी है, अंदर बनियान वगैरह भी पहनता ही होगा। तो अगर ये 3-4 लेयर पहन करके वो जा रहे हैं तो क्या ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप है? क्या ये भारतीय भौगोलिक जो स्थिति है क्या आप उसके अनुरूप मानोगे या प्रतिकूल मानोगे? बताइए आपके हिसाब से क्यों ऐसा है कि एक ऐसा देश जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पर व्यक्ति कोट पहन के जा रहा है, दूसरा व्यक्ति जहां पर ठंड नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अगर उस देश का व्यक्ति भी कोट पहन के अदालत में जा रहा है, तो क्या आपके हिसाब से क्या ये भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं क्या उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति मानेंगे या नहीं मानेंगे? बताइए भाई। मैं देखो अभी आपके सामने अप्रैल के महीने में खड़ा हूं। अब आप सोचो कि अगर मैंने अंदर एक स्वेटर पहन रखा, मतलब ये टी-शर्ट पहन रखी होती, इस पे एक स्वेटर होता, उस पे एक जैकेट पहन करके, और अगर आपको मैं पढ़ा रहा होता, आपको कैसा लगता? कैसा लगता आपको? अजीब लगता कि नहीं लगता है? विचित्र लगता है कि नहीं लगता कि यार ये क्या हो रहा है, इसकी क्या जरूरत है भाई इस मौसम में? तो यही चीज हमें यहां पर समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर गांधी जी मेनली टॉक्स अबाउट द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बहुत गहरी, हमारी जो बहुत ही मजबूत, हमारी जो नींव है ना, उस मजबूत नींव की, उस मजबूत फाउंडेशन की यहां पर महात्मा गांधी जी बात करते हैं ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में, एंड इट्स सिविलाइजेशन, और इसकी सभ्यता के बारे में। एज इट हैज रिमेन्ड सेम, क्योंकि इतना समय निकल गया, इतने देशों में इतना परिवर्तन हुआ, वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा लोगों ने अपनाया, लेकिन भारतीय सभ्यता और परंपरा अभी भी वैसी ही है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टिल इन एवरी जनरेशन, पूरी मजबूती से, स्थिरता के साथ खड़ी है। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया मजबूत, और स्टिल का मतलब हो गया स्थिरता से वह खड़ी है एवरी जनरेशन, हर पीढ़ी के साथ, एंड सिचुएशन, और हर परिस्थिति में। ही ऑल्सो सेज दैट वेस्टर्न वर्ल्ड्स मटेरियलिस्टिक अप्रोच, वह ये भी कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, पश्चिमी संसार जो है, या संसार का जो पश्चिमी भाग है, वह जो संसार है वह मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखता है। दुनिया मतलब वह अपना जीवन कैसे जीता है? मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में, मुझे पहनने को अच्छा मिल जाए, मुझे खाने को अच्छा मिल जाए, मुझे रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाए, मेरे पास गाड़ी शानदार होनी चाहिए, 8-10 तोला सोना तो मैं पहन के घूमूं, मेरी जेब में पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, इसे कहते हैं भौतिकवादी संसार। हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकवादी संसार है। तो पश्चिमी सभ्यता में हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो भौतिकवादी चीजों के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, भौतिकवादी चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। ही ऑल्सो सेज दैट वेस्टर्न वर्ल्ड्स मटेरियलिस्टिक अप्रोच कैन नॉट मैच, और ये जो अप्रोच है, अप्रोच को हिंदी में क्या कहते हैं? ये जो उपागम है, ये जो जीवन जीने का तरीका है, ठीक है, दैट इंडियन सिविलाइजेशन मैच नहीं कर सकती, है ना। तो ये हम देखें कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो सिविलाइजेशन चल रही है वो कैसी है? मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है। लिख देता हूं यहां पर, भौतिकवादी है। कैसी है? बोलो बेटा, बोलते चलो। भौतिकवादी। तो भौतिकवादी विचारधारा है, भौतिकवादी उपागम है, जो कि मैच नहीं कर सकता इंडियन सिविलाइजेशन से। और इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो फोकस्ड है, यानी कि जिसका पूरा ध्यान किस चीज पर है?
इलेवेटिंग द मॉरल बीइंग, कि भाई हमें पनपना है, हमें बढ़ना है, हमें और ज्यादा अच्छा होना है, बेहतर होना है मॉरल बीइंग यानी नैतिकता के क्षेत्र में। यानी कि एक व्यक्ति अगर गरीब भी है, एक व्यक्ति अगर गरीब भी है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि नैतिक आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर अगर वह एक अच्छा व्यक्ति है तो समाज में सम्मान जरूर पाएगा, उसका सामाजिक सम्मान अवश्य ही होगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल कोई बताना चाहे तो बता सकता है। भारत में ऐसे कौन रहे हैं, मैं नाम बताऊंगा आपको डेफिनेटली, आपके हिसाब से आप नाम बताओ कि जिन्होंने अपने जीवन में पैसों को या मटेरियलिस्टिक चीजों को कभी महत्व नहीं दिया, आजीवन बहुत ही न्यूनतम, कम से कम संसाधनों के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया, उसके बाद भी भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। और भारत का सर्वोच्च पद जो है, भारत का प्रथम नागरिक का जो पद है, वहां तक पहुंचने के बाद भी, वहां पर अपना समय व्यतीत करने के बाद भी, जब उनका परम पद हुआ तो उनके पास कुछ यूनिफॉर्म्स थी, कुछ कपड़े थे और कुछ किताबें थी। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि इस भौतिकवादी संसार में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उन्होंने क्या इकट्ठा किया, क्या सोना चांदी, जमीन जायदाद, क्या इकट्ठा किया? तो कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। नाम बताइए ऐसी शख्सियत भारत में कौन थी? चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये भारतीय विचारधारा है, ये भारतीय परंपरा है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव ऑलवेज बीन अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है कि भारत के जो लोग हैं उन पर सदैव इस बात का आरोप लगाया जाता है दैट दे आर इलिटरेट एंड अनसिविलाइज्ड। कि भारतीय लोगों को, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो हमेशा क्या बोलते हैं कि भैया तुम लोग तो अनपढ़ हो और असभ्य हो, तुम्हारे यहाँ पर शिक्षा का भी कुछ नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर सिविलाइजेशन का भी कुछ नहीं है। जब अमेरिका को सिविलाइजेशन शब्द का अर्थ नहीं पता था, तब भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, कालीबंगा था, हड़प्पा था। आई मेरी बात समझ में? तो जो वेस्टर्न नजरिया है वो आपको डिमोरलाइज करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे यहाँ पर तो सांप नचाते हैं, तुम तो गंदगी में रहते हो, तुम तो बस साफ स्वच्छता का ध्यान ही नहीं रखते, हाथों से ही खा लेते हो, तुम तो कहीं सो जाते हो, कहीं उठ जाते हो, बैठ जाते हो, पत्थरों की पूजा करते हो, जो व्हाट्सोएवर, जिसको जो बोलना है वो सारी चीजें बोलता रहता है। लेकिन हमें हमारी हकीकत पता होनी चाहिए, हमें हमारी हकीकत की जानकारी होनी चाहिए कि बेटा जब तुम्हारे को ABCD नहीं आ रही थी, तब हमारे यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। इलिटरेट हम, जब तुम्हें सिविलाइजेशन का C नहीं पता था, तब हमारे यहां पर मोहनजोदारो की सभ्यता थी, हड़प्पा था, कालीबंगा था। अनसिविलाइज्ड हम। अजीब बात नहीं है, लोग कुछ भी हमें कहते हैं और हम मान लेते हैं, तुम तो ऐसे हो, और हम मुंह से ऐसे बोल दिया हमारे को। पलट के जवाब दो। जवाब देने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है। वो अगर पता होगा तो जवाब दे पाओगे। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परसुएड देम। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना या राजी करना, ठीक है? तो ये बहुत ही मुश्किल है कि हम उन्हें मनाएं या राजी करें। उन्हें मनाना या राजी करना बहुत ही मुश्किल होता है फॉर एनी चांस, किसी भी तरीके से। इट इज अ चैलेंज टू इंडियाज सुपीरियरिटी, यानी कि ये भारत की जो सर्वोच्चता है, ठीक है, भारत की जो सर्वोच्चता है उसको एक चैलेंज है। यानी कि भारत की जो सर्वोच्चता है, या आप कहेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सर्वोच्चता है, उसको ये चैलेंज दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज नो नीड फॉर एनी चेंज इन इंडिया एंड इंडियन कल्चर। गांधी जी के अनुसार किसी भी तरह के परिवर्तन की जरूरत नहीं है इंडिया को या इंडियन कल्चर को। मैनी पीपल हैव ट्राइड टू इम्पोज देयर आइडियाज ऑन इंडिया। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है कि वे अपने आइडियाज, यानी कि अपने विचारों को इंपोज करें। इंपोज करने का मतलब क्या होता है? थोपना। बहुत सारे लोगों ने अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को भारत पर थोपने का प्रयास किया, बट स्टिल इंडियन पीपल हैव रिमेन्ड स्टेडफास्ट। अब फटाफट से सभी विद्यार्थी कोशिश करेंगे और मुझे इस वर्ड का मतलब बताएंगे। स्टेडफास्ट क्या मतलब है इसका? चलो, जवाब नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। काफी सारे आइडियाज जो है इंडिया पर थोपने का प्रयास किया गया, लेकिन इंडिया आज भी स्टेडफास्ट खड़ा है विद देयर कल्चर एंड आइडियाज, अपने स्वयं के कल्चर यानी कि अपने स्वयं की सभ्यता और अपने विचारों को लेकर। तो देखो भाई, हम अपने विचारों को लेकर के, हम अपनी परंपरा को लेकर दृढ़ आज भी बने हुए हैं। आज भी आप लोगों को देख लो, आप कितनी ही जींस टी शर्ट पहन लो, आप कितने ही सूट पहन लो, आपकी जो मर्जी हो पहन लो, गांव में जाओ, गांव में लोग आज भी धोती कुर्ता पहन के घूम रहे हैं।
और मस्त हैं, खुश हैं, राजी हैं। इसके बारे में कल बात करेंगे, महात्मा गांधी जी बहुत अच्छा बताते हैं इसके बारे में। दिस इज द ब्यूटी एंड लास्ट होप ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और यही जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसकी सुंदरता है और उसकी अंतिम उम्मीद भी है, अंतिम आशा भी है कि हम भैया अपनी विचारधारा पर अडिग बने रहें, अपनी सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन जिए। अंडरस्टूड दैट द रिलेशन ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज नॉट विथ रिसोर्सेज। और यहां पर हम ये भी समझते हैं कि भैया ह्यूमन हैप्पीनेस यानी कि इंसान की जो खुशी है वो रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों से नहीं जुड़ी है। किससे नहीं जुड़ी है? इंसान की खुशी संसाधनों से नहीं जुड़ी है या संसाधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि मेंटल स्टेट से है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति से है। कोई भी व्यक्ति प्रसन्न जो होता है वह अपनी मानसिक स्थिति से प्रसन्न होता है। कोई भी व्यक्ति संसाधनों से, वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होता। ये भारतीय विचारधारा, ये भारतीय ये आप कह सकते हो इंडियन कल्चर है। आप बैठ जाइए आराम से बैठ करके अपने मन को समझाइए कि भैया खुश रहना, बीइंग हैप्पी इज अ चॉइस। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुश रह सकते हैं, आप खुश रहिए। आपको मैं आकर डांट दूं तब भी खुश रहिए। आपने अपने पिताजी से 10 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए, तब भी खुश रहिए। आपने मांगे, उन्होंने नहीं दिए, तब भी खुश रहिए। नहीं देने के बाद 4 भजन और सुना दिए, तब भी खुश रहिए। स्कूल में गए, टीचर ने बोला तू नालायक है, निकम्मा है, तू पानी पतासे का थैला लगाएगा कहीं पे, तब भी खुश रहिए। तो बीइंग हैप्पी इज अ मेंटल स्टेट। यहां पर खुश रहना जो है, महात्मा गांधी जी कहते हैं, वो हमारी मानसिक स्थिति है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हम खुश रहेंगे और हम खुश हैं, और अगर हम खुश नहीं रहना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत, कोई वस्तु दे करके हमें, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु दे करके हमें खुश नहीं कर सकता। इंडियन सिविलाइजेशन शोज द वे ऑफ मॉरलिटी and only by following morality a person can control his emotions and perform his duties। तो यहां पर इंडियन सिविलाइजेशन ये दर्शाता है कि जो द वे ऑफ मॉरलिटी है, जो हमारा रास्ता, जीवन पथ जो है, जो हम नैतिकता पर चलते हैं, वो केवल और केवल मॉरलिटी फॉलो करने से ही वह रास्ता दिखाई देता है। एक पर्सन जो है वह अपने इमोशन का, मतलब केवल एक ही तरीका है। अगर आप मॉरलिटी से, नैतिकता से अगर अपना जीवन जीते हैं, कैसे जीते हैं अपना जीवन? नैतिकता से अगर अपना जीवन जीते हैं। नैतिकता का मतलब क्या है? सही और गलत का ज्ञान होते हुए गलत रास्ते का चुनाव ना करना ही नैतिकता है। सही रास्ते का चुनाव करके सही निर्णय लेकर सही कार्य करना, सही बात करना ही नैतिकता है। तो अगर हम इस तरीके से अपना जीवन जीते हैं तभी एक व्यक्ति अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज का मतलब क्या है? जितने भी उसके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सकता है। देयरफॉर इसीलिए इंडियन सिविलाइजेशन इज एज it should be and we do not need to learn anything from anyone। मस्त बात, एक नंबर बात, लास्ट लाइन। इसीलिए इंडियन सिविलाइजेशन जो है उसे वैसा ही होना चाहिए जैसी वो है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा है यार। हम लोग यहाँ पर गुरु का सम्मान करते हैं, हम लोग गुरु को भगवान तुल्य मानते हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी गलती की हो, गुरु को पता है बच्चे ने गलती करी, बच्चे को पता है, गुरु को पता है कि गलती हुई है, ठीक है, तो भी हम वहां जाकर के, पता है मार पड़ने वाली है, तब भी वहां जाके खड़े हो जाएंगे, लो साहब कोई बात नहीं, मार लो, अब जो होना था कांड वो तो हो गया, जो भसड़ होनी थी वो तो हो गई, जो मिस्टेक होनी थी हो गई। अब आप दंड देना चाहो तो दे लो, क्षमादान देना चाहो तो वो दे लो। आपने देखा होगा किसी टीचर से अगर आप बार बार पिटते रहे हो ना, वो बीच में कई बार आप पे तरस खा के छोड़ देता है, बोले छोड़ ना यार, हर चौथे दिन आ जाता है मार खाने, और कई बार तो पिछले 3 दिन से तो रोज ही आ रहा है मार खाने, छोड़ो इसको। तो ये मॉरलिटी है। हम भागते नहीं है अपने गुरुजनों से, हम अपने घर के बड़ों से भागते नहीं है। ये हमारी मॉरलिटी है, हमारी नैतिकता है, क्योंकि हम अपने कर्तव्य की, अपने किए हुए हर कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं। ये भारतीयों का एक बहुत ही विचित्र स्वभाव है। आपने शायद सुना नहीं होगा इस बारे में, कभी इस तरीके से नहीं सुना होगा कि ये भारतीयों का बड़ा अजीब सा व्यवहार है कि कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलती कर दी, हमें पता है जिस व्यक्ति के सामने जाके हम खड़े होने हैं वो पीटेगा हमें, चाहे पिताजी हो, माताजी हो, गुरुजन हो, बड़ा भाई हो, कोई पड़ोसी हो, एक आध झांटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, तब भी वहां जाके यूं करके खड़े हो जाएंगे, हाँ सब मार लो कोई बात नहीं, अब गलती तो हो गई, जो होना तक करना था कर लिया मैंने, तो अब आपने जो करना है आप कर लो, आप भी फ्री मैं भी फ्री। अभी कुछ दिन पहले रील देख रहा था मैं, तो रील देख रहा था तो एक भतीजा है वो अपने चाचा के पास डंडा लेकर चला जाता है,
है ना। और डंडा ले जाकर के उसको, हरियाणवी लैंग्वेज में था वो, तो डंडा ले जाकर उसे कहता है कि लो चाचा पकड़ो डंडा। तो बोले क्या करूँ भाई इस डंडे का, तो उनके सामने मुर्गा बन जाता है और कहता है मुझे पीट लो। बोले भाई क्या करा तूने, क्यों पीट लो तेरे को। बोले देखो मेरा है ना कल रिजल्ट आने वाला है और 4 दिन से मेरे दिल में है ना भड़क सी उठी हुई है कि चाचा मारेगा, रिजल्ट आएगा, मार्क्स कम आएंगे, चाचा पीटेगा। तो मैं अब बताए ये इस सस्पेंस को ज्यादा झेल नहीं पा रहा। ये पकड़ो डंडा, अभी पीट लो, काम खत्म करो, फालतू टेंशन नहीं चाहिए कि कल तक मैं और ज्यादा तनाव में रहूं कि कल रिजल्ट आएगा फिर चाचा मारेगा। 5 दिन से इसी टेंशन में जीवन चल रहा है मेरा, तो मेरे को ये तनाव बर्दाश्त नहीं हो रहा कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो पहले ही पीट लो, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो वही चीज यहां पर है कि भैया हमें किसी से, वी डू नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, हमें किसी से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी से क्यों सीखे भाई, आजकल के बहुत सारे भारतीय जो हैं वो बात करते हैं मेंस मेंटल हेल्थ की, पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, मेंटल वेलबींग के बारे में बात करते हैं, मेंटल वेलनेस के कोर्स हैं जो अमेरिका के, यूएस के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के लोग हमें बेच रहे हैं, पैसा दे करके हमें मेंटल वेलबींग बता रहे हैं। भैया थोड़ा सा अपने पीछे जो किताबें पढ़ी हैं, जो न्याय शास्त्र पढ़े हैं, जो दर्शन शास्त्र पढ़े हैं, भगवत गीता पढ़ी है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं, उनको पढ़ लो, उपनिषद पढ़े हैं उन्हें पढ़ लो। अरे मेंटल वेलबींग का उससे ज्यादा सटीक और उससे लाजवाब, उससे शानदार एग्जाम्पल्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे जितने अपने ही ग्रंथों में मिल जाएंगे। इसलिए हमें किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। वी आर सेल्फ सस्टेन्ड, हम इस स्थिति में हैं और आज से नहीं सालों से हम इस स्थिति में हैं, हम हमारे लिए पर्याप्त हैं, हमें किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गांधी जी फर्दर सेज, आगे गांधी जी कहते हैं दैट ह्यूमन माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड, एक बिल्कुल बेचैन चिड़िया की तरह इंसान का माइंड है, इंसान का मन है या बुद्धि है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, जितना ज्यादा आप उसे दोगे उतने ही ज्यादा की भूख उसमें पैदा होगी। जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीने कमा करके खुश नहीं है, वो व्यक्ति 10 लाख कमा के भी खुश नहीं हो सकता। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक हमारे यहाँ पर एक कहावत चलती है, 99 का फेर। क्या बोलते हैं इसे, 99 का फेर। किसी को पता है 99 का फेर क्या होता है तो बताओ मुझे। 99 का फेर क्या है, 99 का फेर ये है कि एक आदमी चाहता है कि मेरे पास 100 रुपये हो, और वो जैसे जैसे ऐसे 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 पैसे इकट्ठा करना शुरू करता है, 50 रुपये हुए, 53 हुए, 57 हुए, 68 हुए, 77 हुए, 85 हुए, 92 हुए, 93 हुए, 97 हुए, 99 हुए, 99 आके बोलता है अब बस मेरा ये पूरा होने वाला है भाई, 100 रुपये मेरे पास चाहिए थे, मेरे 100 रुपये मेरे इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, मेरा जीव बहुत राजी हो जाएगा। अगली बार फिर काम करने जाता है और उस 1 रुपये के लिए जी जान से जी तोड़ काम करता है कि मेरे 100 रुपये हो जाएं, और गलती से मालिक जो है देने वाला वो 1 रुपये की जगह 3 रुपये दे देता है। कितने रुपए दे देता है, 3 रुपए। अब जैसे ही उसको 3 रुपए मिलते हैं, मामला पहुंच गया 102 पर। उसे तो चाहिए थे 99 से, कितने करने थे उसे, 99 से उसे करने थे 100, लेकिन 100 की जगह उसके कितने हो गए, 102। अब जैसे ही उसके पास 102 रुपए होते हैं, वह फिर से उसी चक्री में वापस लग जाता है कि अब तो बस कितने 98 रुपीज ही तो और चाहिए, चलो 200 की तरफ चलते हैं। 200 की तरफ जाने के बाद फिर उसे लगता है कि चलो 2000 की तरफ चलते हैं। 2000 की तरफ जाने के बाद उसे लगता है चलो 2 लाख की तरफ चलते हैं। 2 लाख की तरफ जाने के बाद उसे लगता है चलो 20 लाख की तरफ चलते हैं। ये कहलाता है 99 का फेर। ये कभी खत्म नहीं होता, आदमी का जीवन खत्म हो जाता है, 99 का फेर कभी खत्म नहीं होता। घर ले लिया भैया, कितने गज में लिया, 80 गज में, अरे यार घर छोटा है, चलो 120 गज ले लो, अरे यार पड़ोसी का देखो 150 गज में तो उसका ही बना हुआ है, चलो यार थोड़ा पैसा और इकट्ठा करो, इसको बेचेंगे नया लेंगे, 150 ले लो, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, फिर लगता है बंगले का कोठा बंगला बन जाए, कोई बड़ी कोठी बन जाए, तो वो चीज़ बनाने की कोशिश करता है। वैसे ही पहले गाड़ी कौन सी, साइकिल। साइकिल से लगता है कि यार बड़े पैर दुखते हैं, कम से कम एक लूना ही हो, स्कूटी मिल जाए कोई छोटी मोटी, तो लूना स्कूटी लेने जाता है। फिर उसको लगता है नहीं यार बाइक तो होनी चाहिए, फिर बाइक लेगा। फिर बाइक के बाद लगता है कि अरे नहीं यार एक कार तो हो कम से कम, 20 बच्चों के साथ अगर इतनी धूप में कहीं निकले तो काला पड़ जाता हूँ, तो फिर वो बाइक की जगह फिर कार खरीदेगा। कार खरीदने के बाद उसको लगता है कार बड़ी छोटी है यार, ये तो 6 लाख की कार है, लेनी है तो ऑडी के नीचे तो क्यों बात करें, ऑडी तो ले ही लेते हैं। ऑडी नहीं तो बीच में एक और गाड़ी आती है थार, बोले यार बड़ा जलवा चल रहा है आजकल, थार ले लेते हैं। तो ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला,
हाँ, जितना ज्यादा मिलेगा उतनी ही भूख बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसी ही रेस्टलेस बर्ड की तरह इंसान का मन है, जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा चाहिए, जितना है उतने में संतोष कर लेगा तो जो आएगा तब भी संतोष में रहेगा, नहीं आएगा तब भी संतोष में रहेगा। रेस्टलेस यानी कि एक रेस्टलेस का मतलब होता है जो बेचैन हो, बेचैन चिड़िया की तरह अपना जीवन नहीं जिएगा। एंड इवन आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग, और सब कुछ मिलने के बाद भी इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, वह व्यक्ति बिल्कुल असंतुष्ट रह जाता है। देयरफॉर आर इंसेक्टर्स, इसीलिए, देयरफॉर का मतलब पूछा था ना अभी, वापस बता रहा हूं, देयरफॉर का मतलब है इसीलिए या इसलिए हमारे एंसेक्टर्स जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी थी अस, हमें, टू बी सेटिस्फाइड, कि हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट द रिलेशन ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज नॉट विथ रिसोर्सेज बट विथ मेंटल स्टेट, क्योंकि वह ये जान चुके थे हमारे पूर्वज कि भैया मानव प्रसन्नता या मानवों की जो खुशी है, इंसानों की जो खुशी है, उसका संबंध जो है वो रिसोर्सेज, संसाधनों से नहीं है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति से है। एक संत को देखो जिसके पास कुछ नहीं है, सुबह खाना खा लिया, शाम का पता नहीं, शाम का खा लिया, सुबह पता नहीं, आज दिन भर नहीं खाया, कल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, मस्त रहता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम को जपता है, मस्त रहता है, खुश रहता है, हमेशा 24 घंटे प्रसन्न। खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं मिला नहीं मिला, मानव कम से कम 2-3 दिन तो रह ही सकता है भूखा तो उतना तो चलो, 3 दिन बाद देखेंगे, जब प्राणों पर संकट आएगा तब सोचेंगे क्या करना है। मैं मर खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, ये सोच करके अगले 3 दिन में उस चिंता में क्यों जीऊं, कम से कम 3 दिन तो अच्छे से जी लूं। खाना नहीं मिला तो 3-4 दिन बाद तो मरना ही है तो उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, तो वाली बात है। रिच पर्सन इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते हैं। एंड द पुअर इज नॉट ऑलवेज हर्ट, और ना ही जो गरीब आदमी है वो हमेशा तकलीफ में, दर्द में या पीड़ा में रहता है। दिस इज द रीजन वाई आर एंसेक्टर्स ऑलवेज केप्ट अस अवे फ्रॉम जॉय एंड कंफर्ट, और यही एक कारण है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा, केप्ट अस का मतलब होता है, देखो यहां पर 2 वर्ड है, केप्ट अवे, ठीक है, इस अस को 2 मिनट के लिए भूल जाना। केप्ट अवे का मतलब होता है दूर रखना, किसी भी चीज से दूर रखना। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमें क्या किया है, और जॉय यानी आनंद और कंफर्ट यानी आराम, किन चीजों से हमें दूर रखा है, वस्तु से मिलने वाला आराम, आनंद, और वस्तुओं से मिलने वाला आराम जो है इससे दूर रखा है। गांव में देखना आप, गांव में जाकर के आप देखोगे ना, मैं तो राजस्थान के गांव देखे हैं, बिहार का तो मैं एक बार ही देखा हूँ, आई थिंक ईयर 2010, हाँ 9, 10, 11 के आसपास देखा हूँ। बिहार का एक ही गांव देखा हूँ, मुगल सराय के पास वाला, मेरे फ्रेंड का गांव है, वेडिंग अटेंड करने गया था, वो देखा था मैंने। हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे राजस्थान के गांव जैसा ही गांव वो लगा, है ना। आप ये देखो कि आदमी से आप पूछोगे भैया आपके पास कितनी जमीन है, वो आपको कह देगा भैया मेरे पास 200 बीघा जमीन है, ठीक है। अब आप उसकी लाइफस्टाइल देखो, वो रात को सोएगा ना नॉर्मल, जैसे गरीब किसान चारपाई बिछा करके और उसके ऊपर बिल्कुल पतली सी, जिसको गूदड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, बहुत पतला सा गद्दा होता है, बहुत ही पतला सा गद्दा, गूदड़ी, वो लगाएगा, अपना साफा उतारेगा, साफे का तकिया बनाएगा। अगर सर्दी का टाइम है, कुछ कंबल वगैरह मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। यहाँ शहरों में तो लोग बाग सॉफ्ट वाली रजाइयां ओढ़ते हैं, वहां पहले के समय में जो कंबल आती थी ना, एक ब्लैक कलर की कंबल जो मतलब स्किन पे थोड़ी ऐसी चुभती है, अनकंफर्टेबल फील होती है, वो पट्टे भाई साहब उसी को ओढ़ के सो जाते हैं। तो ना तो उन्हें पैसों से, बात को ध्यान से सुनना, ना तो वो उस पैसे से आनंद करते थे, ना ही अपना जीवन आरामदेह बनाते थे, ना तो वो जॉय करते थे, ना ही कंफर्ट को इंपॉर्टेंस देते थे। और यही बात हमारे एंसेक्टर्स यानी हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है, सो दैट वी कैन लिव लाइफ कंटेंटली, ताकि हम संतोषजनक तरीके से, कंटेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई होना, और कंटेंट होना एक ही बात है, तो ताकि हम संतोषजनक तरीके से हम अपना जीवन जी सके। नॉट बी बॉदर्ड, बॉदर्ड का मतलब होता है और हम परेशान ना हो, बॉदर ना हो, परेशान ना हो, दिक्कत में ना आए, परेशान ना हो अबाउट वांटिंग मोर। वांटिंग मोर मतलब और चीजें चाहने की जो परेशानियां हैं उस परेशानी में ना आए। इतना पतले गद्दे पर उन्होंने सोना शुरू किया होगा बचपन में, बुढ़ापे में अंतिम दिन तक उसी गद्दे पर सोते रहे। कभी भी पैसा आने पर ये नहीं सोचा कि यार गद्दा तो मोटा लिया हूं, अपने लिए एक तकिया तो लिया हूं, एक सॉफ्ट वाली चद्दर तो लिया हूं ना। इन सब चीजों के बारे में उन्होंने कभी विचार नहीं किया। अपने जीवन में आनंद या आराम को लेकर के उन्होंने कभी विचार नहीं किया। बोलो हाँ कि ना? अरे यहां तक का क्लियर है कि नहीं? बोलो
बताइए यस और नो, क्लियर है क्या? आदर्श कुमार, तबस्सुम वहां से है जहां तुम्हें जाना अलाउ नहीं है। नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखना है इससे, बस हमें पूरा मोटे मोटे तौर पर समझना है। और मैं ये लिख के इसलिए ले आया ताकि कुछ वर्ड्स आपको इजी मिल जाएं, वरना चैप्टर में सारे के सारे वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट मिलने वाले हैं। तो मैं चाह रहा था कि भाई जो मुश्किल शब्द है उसकी जगह कुछ आसान शब्द अगर बच्चों की वोकेबलरी में जुड़ जाएं तो बाद में बड़ा उसको लाभ मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। गांधी जी सेज इवन टुडे वी आर लिविंग इन द सेम हट एज वी यूज टू लिव अर्लियर। आज भी हम उसी झोंपड़ी में रहते हैं जिस झोंपड़ी में हम पहले रहा करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे नहीं है घर बनाने के लिए, है, लेकिन ठीक है नहीं बनाना, क्यों, क्या आवश्यकता है बनाने की। द नेचर ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री इज ऑल्सो द सेम एज इट वॉज बिफोर। और एजुकेशन यानी शिक्षा का जो नेचर है, शिक्षा का जो स्वभाव है ना, शिक्षा की जो आप ये कह सकते हो कि वातावरण है, पर्यावरण जो है, सॉरी वातावरण जो है शिक्षा का, वो बिल्कुल देश में वैसा ही है जैसा पहले था। देयर इज नो सिस्टम ऑफ कंपटीशन। यहां पर हमारे देश में कंपटीशन का कोई सिस्टम नहीं है। प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता भी कह सकते हो आप, थोड़ा सा अगर सरल हिंदी जानना चाहो तो इसको आप क्या कह सकते हो, प्रतियोगिता भी कह सकते हो। कहां लिखूं, प्रतियोगिता। तो हमारे समाज में पहले भी प्रतियोगिता नहीं थी, आज भी प्रतियोगिता का सिस्टम नहीं था हमारे कल्चर में, बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड हेट। क्योंकि प्रतिस्पर्धा से घृणा उत्पन्न होती है कि भैया जो जीतेगा वो हारने वाले से, या जो हारेगा वो जीतने वाले से घृणा करना शुरू कर देगा कि तूने मुझे हराया, आई हेट यू। तू मुझसे हार गया, तू मेरे बराबर का नहीं, तू मेरे लेवल का नहीं, आई हेट यू, रवन्ना हो यहां से, निकल। तो कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा जो होती है उससे घृणा उत्पन्न होती है। इंस्टेड ईच पर्सन डज हिज वर्क रेगुलरली। और उसके स्थान पर, प्रतिस्पर्धा करने के स्थान पर, इंस्टेड का मतलब होता है, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, या के बजाय बोल देते हैं, ना थोड़ा सा हिंदी वाली भाषा है, के बजाय, इसके बजाय हर व्यक्ति जो है अपने काम को लगातार करता है एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी। और कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, अपनी तरफ से सहयोग करता है सोसाइटी को। आपने परसों देखा था मेरे बाल नहीं कटे हुए थे, आज मेरे बाल कटे हुए हैं। आज मैं जब दिन में बाल कटाने गया तब मैंने वहां पर एक, हमारे जो मतलब जो मेरे बार्बर हैं वो बहुत ही मतलब सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं और सामाजिक तरीके से चीज़ों को करते हैं। तो वहां पर एक वृद्ध से व्यक्ति बैठे हुए थे, साफा वाफा लगा रखा था, बिल्कुल राजस्थानी वेशभूषा, कुर्ता, धोती कुर्ता व्हाइट कलर का, ऊपर पग वग बांध रखा था। तो उन दोनों की बात चल रही थी, उन दोनों की बात चल रही थी, तो मैं सुन रहा था। तो मुझे उनकी बातें सुनते सुनते मुझे पता चला कि ये जो व्यक्ति बैठा है ये दूध डेयरी चलाता है और उसके पास लगभग 70 से 80 गायों के आसपास, गाय भैंसों के आसपास है, मतलब डांगर कहते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद वो मतलब कह रहा था कि 70-80 डांगर हैं। तो 70-80 डांगर हैं और कुछ सामाजिक कार्य होने वाला था। तो उसके अंदर उसने मतलब बात ये चल रही थी कि वह ठीक है तो अपने काम करेंगे, उस दिन मैं ज़्यादा नहीं 100-125 लीटर दूध भिजवा दूंगा, थोड़ा खोया पड़ा होगा तो देख लूंगा, पहले बनवा लूंगा, खोया भिजवा दूंगा। मतलब उसको वो उतना दूध दान में दे सकता है। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए एक भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा था, तो बोले कि उस दिन के लिए, जिस दिन फर्स्ट डे होगा उस दिन मैं 100-125 किलो दूध आपको दान मतलब दे दूंगा उस कार्यक्रम के लिए, कि भाई कोई आए, चाहे वेट बांटना हो, आपको दूध बांटना हो, कुछ भी बांटना हो तो बांट लेना। वो आदमी अपने लिए बढ़िया कपड़े नहीं खरीद सकता है क्या? जो आदमी 100-125 लीटर दूध दान कर सकता है, 50 रुपए लीटर के हिसाब से है, लगा लो हिसाब। अपने लिए ढंग के कपड़े नहीं खरीद सकता क्या? वो आदमी खरीद सकता है, लेकिन उसकी विचारधारा ये नहीं है कि मेरे को अपना जीवन कैसे बिताना है। उसकी विचारधारा ये है कि भैया मैं लगातार दूध का काम करता हूं जो मेरा काम है, और मैं बस समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। समाज में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, चाहे सब, ये तो खैर एक धार्मिक कार्यक्रम का उदाहरण हो गया, कोई सामाजिक कार्यक्रम भी हो रहा है। मान लीजिए अगर कोई भागवत कथा नहीं भी हो रही है और सर्दी गर्मी का टाइम है और आपके यहाँ बोरवेल है, तो भाई 2 घड़े ला करके पानी के भर के और सुबह शाम में रखे जा सकते हैं कि आने जाने वाले राहगीर जो है पानी पी ले वहां पे। तो सामाजिक कार्य में सहयोग करना यही जीवन का उद्देश्य है। इट इज नॉट दैट आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीन्स। ऐसा नहीं था कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो ये नहीं जानते थे
कि कैसे यंत्र जो होता है, मशीन किसको कहते हैं, यंत्र को, तो यंत्रों का इन्वेंशन करना, निर्माण करना है, या इन्वेंशन के लिए आप एक शब्द लिख सकते हो नव निर्माण करना कैसे होता है, वो नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है, बट दे अंडरस्टूड दैट इफ वी क्रिएट द मशीन, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर हम मशीनों का निर्माण करेंगे वी वुड एनग्रॉस्ड इन दीज इन्वेंशंस, तो हम फंसकर रह जाएंगे। एनग्रॉस का मतलब होता है किसी चीज में फंस जाना, फंसना, हम फंसकर रह जाएंगे इन इन्वेंशंस के अंदर और वुड लूज आर कैरेक्टर, और अपने चरित्र को पूरी तरीके से खो देंगे। जो चरित्र हमारा अब तक चला आ रहा है उस चरित्र का हम पूर्णतः परित्याग कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। आप देखो ना, आज की तारीख में झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, हर चीज के लिए रोबोटिक मशीन्स आ रही है ना, कि आप एक कोने के अंदर उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसमें से एक गोल सा ऐसा निकलता है, इतना बड़ा है ना, गोल होता है, राउंड शेप में होता है, और वो रोबोटिक होता है, वो अपने आप गंदगी को डिटेक्ट करता रहेगा, आपके घर में दिन भर ऐसे पैट की तरह गोल 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 घूमता रहेगा और साफ सफाई करता रहेगा। ठीक है, अब ये चीजें कोई भी आदमी, क्या आता होगा यार, 25-30 हज़ार का आता होगा, कोई भी आदमी आराम से अपने घर में, मतलब शहर में जो अच्छे घर हैं वहां पर आदमी लगा सकता है। महिलाएं कह रही है हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, हम क्या करें, अब वो जिम जा रही है पैसा दे करके अलग से, और जबकि अगर वो जो घरेलू काम है अगर उसको ही कर लें तो उनको जिम जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो यहां पर ये जो कह रहेगा, मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करेगा कोई लड़की कि सर आप हमारे को ऐसे कह रहे हो कि आप मशीन, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं गरीब आदमी, मैं सारे तरह के पंगों से बच के रहता हूं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि भैया इन्वेंशन से हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर खराब हो जाएगा, देयरफॉर इसीलिए वी डिसाइडेड दैट वी विल डिपेंड ऑन आवर हैंड्स, हमने तय किया कि हम अपने हाथों पर ही निर्भर रहेंगे, एंड फीट, और अपने पैरों पर, बिकॉज सच अ लाइफस्टाइल, क्योंकि इस तरह का जो जीवन है विल गिव अस हैप्पीनेस, वो हमें प्रसन्नता, खुशी भी देगा और हेल्थ भी देगा, यानी कि हमें बेहतर स्वास्थ्य भी देगा। पहले के समय में आप देखोगे तो सारे के सारे आदमी है ना, मतलब रिप्ड रहते थे। गांव के किसानों को आज भी देख लो, रिप्ड होते हैं पूरे, मतलब ऐसे कहीं फैट आ रहा है, कहीं फैट जमा हो रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम जहां हाथ लगाओगे ऐसे पत्थर जैसा लगेगा। और खास करके जो दुआरी का काम करते हैं ना, दुआरी समझते हो, गाय का दूध दूहने का जो काम करते हैं, उनको कभी यूं कहना कि ऐसे करो, और उनके यहाँ पे कभी यूं टच करना। भाई साहब, बॉडी बिल्डर का क्या फोर आर्म होता होगा, जो दूध निकालने वालों का फोर आर्म होता है। मेरे तो मामा है, मेरे को तो पता है, वो खड़े, मतलब जैसे मैं यूं खड़ा हूं, वो ऐसे खड़े ही नहीं हो सकते, वो खड़े ही होते। रीजन कि ये इतने चौड़े हैं उनके कि बोले यार ये आते ही नहीं आते नीचे, मैं करूं क्या, यहाँ की मसल इतनी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि दिन भर वो सारा का सारा काम हाथ से ही करते हैं। बोलो हाँ कि ना। कभी देखा गांव में किसी को है ऐसा टच करके देखना उसको। यहाँ पर लड़के जाएंगे, कुछ BCAA खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, फिर जिम में जाएंगे और फिर दिखाएंगे यूं करके, सर देखना सर देखना, टी शर्ट ऊपर करके देखा, सर देखना, देखिए 6 पैक 8 पैक। क्या करना है, गांव के बंदों के वैसे ही होते हैं 6 पैक 8 पैक, उनके वैसे ही सिमिट्री बनी हुई होती है। वो कुछ नहीं करते, दिन भर खेतों में काम करते हैं, रात शाम को 4-4:30 बजे आके सीधे तालाब में कूदते हैं, तालाब में कूद के तैरे टक 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 टक, तो सारी एक्सरसाइज हो गई, घर आते हैं, मस्त रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठ जाते हैं 4-4:30 बजे। आर एंसेक्टर्स ऑल्सो सॉ दैट द बिग सिटीज वर लाइक अ नेट, और हमारे एंसेक्टर्स ने ये भी देख लिया था कि भाई बड़े शहर जो हैं वो क्या हैं, बड़े बड़े जाल हैं लोगों को फंसाने के लिए। द पीपल who lived in these cities, इन शहरों में जो लोग रहते हैं, were also not happy, वो भी खुश नहीं है, because they were always afraid of thieves, क्योंकि उन्हें हमेशा किसका डर लगा रहता है, जो चोर हैं, चोरों का डर लगा रहता है, थीव्स का डर लगा रहता है कि भैया पैसा है बचा के रखो, संभाल के रखो, कल को कोई चोर आ जाए, घुस जाए, चोरी कर ले तो। एंड रॉबर्स, और रॉबर्स किसको कहा जाता है, लुटेरे। तो चोरों का और लुटेरों का हमेशा डर शहरों में लोगों को बना रहता है। इविल स्प्रेड्स वेरी फास्ट इन सिटीज, इविल का मतलब क्या होता है, बुराई। तो भैया शहरों में बुराई बहुत ही तेजी से फैलती है। हियर रिच पीपल रॉब्ड द पुअर, यहां पर अमीर लोग जो हैं गरीबों को लूटते हैं। नो वन वॉज हैप्पी, कोई भी खुश नहीं है। फॉर दिस रीजन, इस कारण से दे डिसाइडेड टू लिव अ लाइफ इन कंटेनमेंट इन अ स्मॉल विलेज। इसीलिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ये वापस कंटेनमेंट, वही वर्ड आ गया जो सेटिस्फाई के लिए भी पहले बताया था कि भैया हमारे गांव के जो लोग हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, उन्होंने तय किया कि वो संतोष के साथ गांव में ही, छोटे से गांव में अपना जीवन जिएंगे, कनेक्टिंग विद नेचर, यानी प्रकृति के साथ जुड़ाव रख के, या प्रकृति के साथ
जुड़ते हुए। तो नेचर के साथ जुड़ते हुए, प्रकृति के साथ जुड़ते हुए, उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज, शाम को, रात को छत पे सोते समय दिखने वाले तारे, चंद्रमा, चलने वाली मधुर और मीठी हवा, ये सारी की सारी चीजें शहर वाले जो एसी में रहने वाले इसका जानते नहीं। मैं तो बिहार आया था तो उस पेड़ के नीचे सोया था, क्या बोलते हैं अपने, आम के पेड़ के नीचे। तो मैं राजस्थान से, हमारे यहाँ आम के पेड़ होते नहीं, बिहार में आम के, जिस एरिया में गया था बहुत पेड़ थे, मुझे लेके गया था, चल आम के बागान दिखा के लाता हूँ। मैंने कहा भाई अब मैं शहर से गया तो अपने तो तोड़ लो कहीं से, कुछ खा लो, ऐसा सीन था नहीं ना, शहरों में होता नहीं है ना, यहाँ पे तो लोग लट लेके पीछे भागते हैं। तो बोले देख जहाँ तक नजर आ रही तेरे को जो आम पसंद आ रहा है तोड़ ले, खा ले, तेरे को कोई कुछ नहीं कह रहा कोई तेरे से पूछेगा भी नहीं, क्योंकि तू जो कपड़े तू पहन के आया है ना, उससे सबको क्लियर हो जाएगा तू यहाँ का नहीं है तो सब समझ जाएंगे कोई बाहर का आया है, किसी के गेस्ट आया होगा तो ठीक है आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर यह है कि हम प्रकृति के साथ जुड़ करके, हमारे पूर्वज जो है संतोष के साथ छोटे गांव में रहना चाहते थे। आर फोर फादर्स, देखो दो शब्द यूज हुए हैं पूर्वजों के लिए, पहला हुआ है एंसेक्टर्स, दूसरा हुआ है फोर फादर्स। तो सिनोनिम याद कर लो भैया, आपको एंसेक्टर्स के लिए फोर फादर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पूर्वज सॉ दैट द मिलिट्री पावर ऑफ द किंग वॉज वेरी वीक इन रिलेशन टू द पावर ऑफ मॉरलिटी। हमारे पूर्वजों ने यह भी देखा है कि कोई राजा जो है उसकी जो मिलिट्री पावर है, यानी कि उसकी जो सैन्य शक्ति है, क्या है, सेना से संबंधित जो उसकी शक्ति है, वॉज वेरी वीक, वो बहुत ही, सेना की शक्ति उसकी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, सैन्य बल बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर हम उसका संबंध देखें किससे, द पावर ऑफ मॉरलिटी, यानी कि नैतिकता की जो शक्ति है उसकी तुलना में, यानी कि वह राजा नैतिकता की शक्ति से शासन कर रहा है, ना कि सैन्य शक्ति से। भारत में लोग अपने माता पिता के साथ इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वो अलग या अकेले रह नहीं सकते, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि घर का राजा उनके पिता हैं। चाहे वृद्ध हो जाएं, दिखना बंद हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए, अपने पैरों पे खड़े ना हो पाए वो ठीक से, कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा पिताजी ही रहेंगे। पिताजी के हल्की सी आ जाती ना कि भाई पिताजी ऐसे बेड में लेटे हुए हैं, उम्र हो गई है 85, और बेटा कितने साल का है, बेटा हो गया 55-60 का, 2-4 साल में रिटायर ही होने वाला है, 55 का है तो 2-4 साल में रिटायर हो जाएगा, 60 का है तो हो गया रिटायर, 25 साल की उम्र में पैदा हुआ था। तो अब ऐसी कंडीशन में पिताजी 85 साल की उम्र में बेड पर लेटे हुए हैं और 60 साल का बेटा, और जैसे ही कमरे के बाहर से निकलता है पिताजी कहते हैं हाँ पापा, जी पापा क्या हुआ, हाँ पापा। शासन किससे चल रहा है, शासन चल रहा है द पावर ऑफ मॉरलिटी, ना कि द पावर ऑफ मिलिट्री। पिता का शरीर जीर्ण हो गया है, क्षीण हो गया है, अब उनमें उतनी ताकत नहीं रही कि अपने बच्चे को लकड़ी लेके कूटना शुरू करें, लेकिन फिर भी बच्चे के और पिता के मन में जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता है, वो जानते हैं कि राजा राजा है, हम प्रजा हैं, हमारा काम क्या है, राजा का काम क्या है, ये है पावर ऑफ मॉरलिटी। ठीक है, अ फ्यू मीटर्स ऑफ लैंड हैज नो वैल्यू इन फ्रंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। कुछ मीटर की जो जमीन है, उस जमीन की कोई तुलना नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता संतोष की तुलना में। भैया अगर दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, किसी ने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, कितना कब्जा कर लिया कि भाई तुमने मेरी जमीन पे मेरा 3 बीघा खेत था, तुम्हारा 3 बीघा खेत था, तुमने मेरे 10 फीट की जगह ले ली। 3 पीढ़ियां हो गई, केस चल रहे हैं उनके आज भी, 3 पीढ़ियों से केस चल रहे हैं। दादाजी के टाइम में हुआ था, फिर पिताजी के टाइम में चल रहा था, अब बेटे केस लड़ रहे हैं 10 फीट जमीन के लिए। अगर ये दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति कह देता है बल्ले छोड़ रहे 10 फीट जमीन, काहे को दिमाग लगाना, तो 3 पीढ़ियां संतोष से जीती, संतुष्टि के साथ जीती, मस्त आराम से लाइफ जीती, भाइयों का आना जाना बना रहता, बोलचाल बनी रहती, घर की बहुएं बेटियां आपस में बोलती रहती, जब भी कोई फंक्शन होता बड़ा परिवार इकट्ठा होता, ये सारी चीजें होती। तो इसलिए क्या कहा गया कि कुछ मीटर लैंड जो है, कुछ मीटर जमीन जो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर हम संतुष्टि के साथ उसकी तुलना करें। फॉर ऑल दीज रीजन, इन कारणों से हमारे एंसेक्टर्स जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जी है। गांधी जी आगे कहते हैं कि भाई कंट्री जो है, भारत जो ऐसा देश है, उसकी सिविलाइजेशन जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। द कंट्री हुज, ऐसा कोई देश जिसकी, भारत की बात नहीं हो रही है, ऐसा कोई देश जिसकी सिविलाइजेशन, सभ्यता बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गई है, बहुत ज्यादा विकसित हो गई है, एंड एक्सीलेंट, और बहुत ज्यादा लाजवाब हो गई है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम वर्ल्ड, तब भी संसार से सीखने की बजाय इट नीड्स टू बी टॉट टू द वर्ल्ड,
संसार से सीखने की बजाय उन्हें जरूरत है कि इट नीड्स टू बी टॉट, कि संसार के द्वारा उन्हें चीजें सिखाई जाए। गांधी जी कहते हैं कि इवन इन द टाइम ऑफ आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के समय में भी देयर वर डॉक्टर्स, हमारे समाज में डॉक्टर्स भी थे, लॉयर्स भी थे, लेकिन वो अपने आप को हाई नहीं मानते थे। डॉक्टर्स और लॉयर्स थे तो सही, लेकिन अपने आप को दूसरे लोगों से ऊंचा नहीं मानते थे कि यार हम बड़े हैं, ये लोग कौन है, चलो कुछ नहीं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं। वो इस तरह से अपने आप को नहीं मानते थे, एंड अदर लो, और दूसरों को नीचा नहीं मानते थे। दे नो दैट हिज नॉलेज फॉर देम वॉज फॉर द सर्विस ऑफ पीपल, और वे इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि भाई ये जो नॉलेज है उनके पास, डॉक्टर या लॉयर बनने के बाद जो नॉलेज है उनके पास, ये नॉलेज है कि भैया वो लोगों की सेवा कर सकें, नॉट टू बूस्ट देयर ईगो, ना कि अपने अहंकार को बढ़ाएं। तो ये जो ज्ञान है, जो जानकारी है, लोगों की सेवा करने के लिए है, अपने ईगो को बढ़ाने के लिए नहीं। प्रमोटिंग मॉरलिटी, मॉरलिटी को आगे प्रेरित करते हुए, आप कह सकते हैं आगे बढ़ाते हुए, इज द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यही भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। वेयर एज वहीं पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह प्रमोट करती है इमोरलिटी को, है ना। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो किस चीज को प्रेरित करती है या किस चीज को फैलाती है, तो अनैतिकता को फैलाती है। सबसे बड़ा अंतर आ गया। भारतीय सभ्यता किसको प्रमोट करेगी, बताओ, इंडियन सिविलाइजेशंस प्रमोटिंग morality and western civilization promotes immorality. western civilization does not believe in god, western civilization जो है वह गॉड में विश्वास, भगवान में विश्वास नहीं रखती। whereas वहीं पर अगर हम देखें तो गॉड हैज अ स्पेशल प्लेस इन इंडियन सिविलाइजेशन, भगवान या ईश्वर जो है उनका एक विशेष स्थान है भारतीय परंपरा में। ड्यू टू ऑल दीज रीजन, इन सभी कारणों से इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। हम कह सकते हैं कि भैया इन सभी कारणों से भारतीय सभ्यता जो है वह विश्व की सभी सभ्यताओं की तुलना में सर्वाधिक विकसित, डेवलप्ड मानी जाती है। बोलो हाँ कि ना, राइट और रॉन्ग बोलते चलो भाई। चलिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियंस टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर सिविलाइजेशन एंड प्रमोट इट्स प्रोपगेशन। तो ये सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है कि वह अपना जीवन जो है वह अपना जीवन इसी अनुसार जिएंगे जो सिविलाइजेशन है उसके अनुसार, और जो प्रोपगेशन है यानी कि जो विचारधारा है हमारी उसे प्रमोट करेंगे, उसे बढ़ाएंगे, यानी मॉरलिटी की जो विचारधारा है उसे बढ़ाने का काम करेंगे। गांधी जी फर्दर सेज दैट इट इज नॉट दैट आई हेट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि मुझे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कोई घृणा है, बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बल्कि इससे विपरीत हम ये देखते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ जाना है, सीखा है, पढ़ा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। वेस्टर्न लिटरेचर हैज taught me that if India is to be taken to its best height, the people of India will have to stay away from the modern civilization. वेस्टर्न लिटरेचर में ये बात सीखी है मैंने कि अगर इंडिया को अपने बेस्ट हाइट तक यानी कि अपनी सर्वोच्च ऊंचाई तक अगर पहुंचना है तो भारत के जो लोग हैं उन्हें मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि आधुनिक जो सभ्यताएं हैं उनसे दूर रहना चाहिए, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद द वर्कशिप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह केवल इस बारे में चिंतित नहीं है या इस बारे में चिंता नहीं करती है, इस चीज से जुड़ी भी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं की सेवा करते हैं। दिस इज कंप्लीट मेटेरियलिज्म, देयरफॉर आई वांट ऑल इंडियंस टू स्टे अवे फ्रॉम इट। ये पूरी तरीके से मेटेरियलिज्म है यानी कि पूरी तरीके से भौतिकवादिता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी भारतीय इससे पूरी तरीके से दूर रहें। चलिए, गांधी जी आगे क्या कहते हैं कि ये भी बिल्कुल पूरी तरीके से अननेसेसरी है, अनावश्यक है कि हम कंपेयर करें दो अलग अलग सिविलाइजेशंस को। भाई दो अलग अलग सिविलाइजेशन को कंपेयर कर ही नहीं सकते। कश्मीर की सिविलाइजेशन को तमिलनाडु की सिविलाइजेशन से कंपेयर कैसे करोगे? कश्मीर बिल्कुल डिफरेंट प्लेस है, तमिलनाडु बिल्कुल डिफरेंट प्लेस है, तो दो अलग अलग जगहों को कंपेयर करना मतलब कोई समझदारी वाली बात नहीं है। Because Western have developed such civilization which they like and Indians have developed such civilization which they like। क्योंकि वेस्टर्न जो कल्चर है या वेस्टर्नर्स जो हैं, जो वेस्टर्न ऑफ वर्ल्ड रहते हैं, है ना, पश्चिमी जो देश है, उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को उस तरह से डेवलप किया जैसे वे चाहते थे और इंडियंस ने वैसे डेवलप किया जैसे इंडियंस चाहते थे। बोथ आर राइट इन देयर ओन प्लेस, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। The main feature of modern civilization is that it enhances the desire of men। सबसे मुख्य जो फीचर है, जो सबसे मुख्य तत्व है हमारी आधुनिक सभ्यता का,
वो ये है कि उसने बढ़ा दिया है, यानी कि जो इंसान है एज ए ह्यूमन बीइंग जो है उसकी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसकी डिजायर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी कि पहले व्यक्ति में इतनी इच्छाएं नहीं होती थी, लेकिन आज के व्यक्ति में बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं ऑफ मैन, वेयरएज एंशिएंट सिविलाइजेशन रिस्टेन्स द डिजायर ऑफ मैन। वहीं पर हम देखते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है वो रिस्टेन्स, ठीक है, मतलब बताना मुझे रिस्टेन्स का क्या होता है, वो इंसान की डिजायर को कम करना, समाप्त करना या कंट्रोल में करने को बताती है। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन मैन्स विल पावर इज वीक। मॉडर्न सिविलाइजेशन में इंसान की जो इच्छा शक्ति है ना, विल पावर को क्या बोलते हैं, इच्छा शक्ति बोलते हैं। इच्छा शक्ति मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूं लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जो गलत कर रहा हूं उसको छोड़ दूं, तो मेरे अंदर वो पावर भी होनी चाहिए कि मैं गलत को छोड़ सकूं। ठीक है, कोई मुझे गलत कहेगा तो मैं पलट के गलत नहीं कहूंगा, ये मेरी इच्छा शक्ति है, और आज के बाद नहीं कहूंगा गलत। तो उस तरीके से इच्छा शक्ति से चीजों को बदला जा सकता है। आज के समय में इंसान की विल पावर जो है वो वीक हो गई है। ही कंप्रोमाइजेस हिज कैरेक्टर, यानी कि वह पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर देता है, छोड़ देता है, समाप्त कर देता है, अपने चरित्र को बदल देता है फॉर अ मोमेंट्स हैप्पीनेस, एक क्षण के सुख के लिए, एक क्षण की प्रसन्नता के लिए। वहीं पर एशियंट, वेयरएज एंशिएंट सिविलाइजेशन टीचर्स अस टू लिव विद कैरेक्टर, वहीं पर हमें हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वह हमें पढ़ाता है, बताता है कि हमें अपने कैरेक्टर के साथ में जीना चाहिए। गांधी जी फर्दर सेज दैट देयर इज समथिंग इन हिंदुत्व विच हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, कि हिंदुत्व में कुछ तो ऐसा है जिसने आज तक हिंदुत्व को जीवित रखा है, नहीं तो अदरवाइज इफ वी लुक अराउंड अस, हम अपने चारों ओर देखें, कौन कौन सी सभ्यता थी, बेबीलोन सभ्यता थी, सीरिया था, परास था, इजिप्ट था, ये सारी की सारी सभ्यताएं थी। ऑल दीज सिविलाइजेशंस आर ऑलमोस्ट ओवर, ये सारी सभ्यताएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन हिंदुत्व इज स्टिल अलाइव, हिंदुत्व अभी भी जीवित है। दिस इज बिकॉज द अदर सिविलाइजेशन शॉट देयर हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस इन द एक्सटर्नल थिंग्स। क्यों ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बाकी जो सिविलाइजेशंस हैं उन्होंने शॉर्ट का क्या मतलब होता है पता करके बताओ, अपनी हैप्पीनेस को ज्यादा महत्व दिया, अपनी हैप्पीनेस में ही उन्होंने अपने जीवन को जिया, और उन्होंने बाहरी, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी जो चीजें हैं उनमें प्रगति हासिल कर ली। वहीं पर अगर हम हिंदुइज्म की या हिंदुत्व की बात करें, ऑलवेज प्रमोट, उसने हमेशा प्रोत्साहित किया है, प्रेरित किया है, लोगों के बीच में बांटा है, बढ़ाया है, टू लुक विद इन, कि अपने अंदर झांकें, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फैक्शन, यानी कि बाहर की दुनिया में झांकने की बजाय अपने अंदर झांकें, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक समझ क्या है और वास्तविक संतोष क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति जो चाहता है मेरे पास 30 टी शर्टें हों, वह गारंटी दे सकता है क्या कि 30 टी शर्ट के बाद वह संतुष्ट हो जाएगा, 31वीं की मांग नहीं करेगा? कोई गारंटी नहीं है। 30 मांग करके 31 भी मांग सकता है वो, कि यार ये नहीं, ये 30 तो ठीक है, लेकिन यार ये वाली एक और मिल जाए तो मजा आ जाए। तो इसलिए जब व्यक्ति सुख और संतोष की तरफ आगे बढ़ता है तो वो कछुए की तरह हो जाता है। एक कछुए की 4 टांगे, एक मुंडी, ठीक है, 5 चीजें। अब इन 5 चीजों को हम क्या मानते हैं, 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां कौन कौन सी है, तो 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनको अंदर की तरफ सुकोड़ता है, तब व्यक्ति सुख और संतोष को प्राप्त होता है। ठीक है, आंखों से वो नहीं देखूंगा जो आंखें दिखाना चाहती है, आंखों से वो देखूंगा जो आंखों को देखना चाहिए, कानों से वो नहीं सुनूंगा जो कान सुनना चाहते हैं, कानों से वो सुनूंगा जो कानों को सुनना चाहिए, मुंह से वो नहीं बोलूंगा जो मुंह बोलना चाहता है, मुंह से वो बोलूंगा जो मुंह को बोलना चाहिए, मुंह में वो नहीं खाऊंगा जो मुंह खाना चाहता है, मुंह में वो खाऊंगा जो मुंह को खाना चाहिए। ये डिफरेंस है। अभी समझ में आया? अंदर की तरफ जाना है, अगर अपने आप को चेंज करना है, संतुष्ट, सेटिस्फाई फील करवाना है, तो अंदर की तरफ झांकना जरूरी है। बाहर दुनिया में झांकोगे खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये चीज यहां पर महात्मा गांधी जी हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज फ्रेंडली टू यूरोपियंस, यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है वो यूरोप वासियों के लिए फ्रेंडली है, बट इफ वी इंडियंस इमिटेट देम, लेकिन अगर हम उनकी नकल उतारते हैं, अगर हम उनकी तरह जीवन जीना शुरू करते हैं, वी विल बी कंप्लीटली रून्ड, तो हम पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। टू सम एक्सटेंट, कुछ तक, मतलब कुछ थोड़ा बहुत अगर हम लेते हैं, कन्वीनियंस इज फाइन, अगर जैसे थोड़ी बहुत उनमें, उनके सभ्यता में कुछ चीजें अच्छी है और अगर हम उसे अडॉप्ट भी कर लेते हैं तो ठीक है, बट इफ इट एक्सीडेड, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है, इट कैन कॉज प्रॉब्लम, उससे समस्याएं हो सकती है। टू मैनी डिजायर्स ऑलवेज ट्रबल द मैन,
अगर किसी इंसान में बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है तो उस इंसान को हमेशा समस्या होती है। एंड देयरफॉर ऑल इंडियन शुड लिव देयर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट कल्चर। इसीलिए सभी भारतीयों को अपनी पुरानी जीवन शैली के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ठीक है, कैसे जीवन जीना चाहिए? तो प्राचीन समय की जो जीवन शैली थी उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। दैट दे कैन लिव विद सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, जहां पर वो संतोष और प्रसन्नता के साथ जी सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। चलिए, तो गाइस आज के लिए हमारा होमवर्क क्या है? आज के लिए हमारा होमवर्क ये है, आप इस वीडियो लेक्चर को एक बार रिवाइज करेंगे। काफी सारे वर्ड्स हैं जिनके मैंने हिंदी मीनिंग बताए हैं, लेकिन सबके लिखे नहीं है। आपको लग रहा है चित्रांश सर लिखना भूल गए, ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था होमवर्क दूंगा। मुझे हर स्टूडेंट से, है ना, पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट से केवल और केवल 20 वर्ड मीनिंग्स चाहिए। और वर्ड मीनिंग ऐसे वर्ड का होना चाहिए जिस वर्ड का मीनिंग आपको पहले से पता ना हो। देखो गाइस, इस चैप्टर के अलावा हम लोग वोकेबलरी देख सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी चैप्टर के साथ साथ ही हम अपनी वोकेबलरी को तैयार करें। चलिए, तो गाइस उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। कल हम मिलेंगे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, यहां तक कि अगर कहीं एक्सप्लेनेशन के लिए भी, जैसा कि मैंने बताया था, आपके 2 लाइनें आएंगी, उनका एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किसी लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।